गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम लोग जो है 10th क्लास का चैप्टर 3, ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक कुछ चीजें समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को समझने से पहले आप सभी बच्चे बताइए 5x + 8 क्या है? ये एक समीकरण है कि बहुपद है कि क्या है? सभी बच्चे एक बार बताइए तो 5x + 8 क्या है? बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, समीकरण है, क्या है? ये समीकरण नहीं हो सकता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है। समीकरण के लिए इक्वल का साइन जरूरी है, तो ये समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई समीकरण नहीं जिसमें इक्वल का साइन ना हो। तो ये समीकरण तो नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक बीजीय व्यंजक है और इसमें x है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बहुपद बन जाएगा। अब बहुपद भी तीन प्रकार का होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसमें जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे चर की घात क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये क्या है? रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में अगर मैं इक्वल का साइन जोड़ दिया, देखिए अब ये इक्वल का साइन जुड़ गया, तो इसे अब क्या कहेंगे? सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चे बताइए अब इसे क्या कहेंगे? जब इक्वल का साइन लग गया, जब इक्वल का साइन नहीं था तो बहुपद था, जैसे ही इक्वल का साइन लग गया अब इसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। और ये किस प्रकार का समीकरण है? तो जैसे रैखिक बहुपद होता है वैसे ही रैखिक समीकरण भी होता है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसे रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण है, और ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, तो ये समीकरण है या नहीं है? यस और नो, यस और नो, आंसर बताइए सभी बच्चे। ये समीकरण है, क्योंकि समीकरण के लिए इक्वल का साइन दिखा तो वो समीकरण तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये समीकरण है। और बहुपद के लिए आपको शर्तें पता है, ठीक है? अब देखिए यहां पे आपको बताना है कि चरों की संख्या कितनी है, यानी इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं, यानी कि वेरिएबल कौन कौन सा है, कौन कौन सा चर है इसमें? एक्स वाई। वेरी गुड। तो एक चर है आपका x और एक चर है आपका y, तो इसमें चरों की संख्या है 2। कौन कौन सा है? तो x और y। अब मैं पूछूं चरों की अधिकतम घात कितनी है, यानी x और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? यानी कि ये दिया गया जो समीकरण है ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी जब चरों की अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो और चरों की संख्या 2 हो, तो उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि दो चर यानी दो चर है, रैखिक यानी कि अधिकतम घात चरों का 1 है, और समीकरण यानी इक्वल का साइन दिखा तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचान सकते हैं। क्लियर है? तो अब एक जनरल फॉर्म होता है जो मैंने आपको पीछे भी समझा रखा हूं कि जनरल फॉर्म दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है। देखिए इसको हमेशा याद रखिएगा कि दो चर वाला x और y रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहां पे लिखा गया है ax + by + c = 0। यहाँ पे a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये चर नहीं है बल्कि अचर है। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अचर होती है, यानी इनका मान फिक्स्ड है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे a b c जो है क्या है? वास्तविक संख्या है।
और वास्तविक संख्या तो 0 भी हो सकता है, तो इसलिए शर्त लिखा गया है कि ए और बी जो है शून्य नहीं है। सी शून्य हो सकता है लेकिन ए और बी शून्य नहीं हो सकता है। और एबीसी क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि ये अचर है, यानी कि चर नहीं है, तो ये अचर है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ए बी सी अचर है तो यहाँ पे चर कौन सा है? सभी बच्चे बताइए तो। अगर ए बी सी अचर है तो चर कौन सा है? एक्स वाई। माइक ऑन करके नहीं बताना बाबू, माइक ऑन करके नहीं बताना। एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो यहाँ पे चर है एक्स और वाई, और अचर यानी कि जो मान फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता, यानी कि वास्तविक संख्या कौन सी है? ए बी सी। ठीक है, और ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, याद है? ईंट बनाने के लिए एक फर्मे का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार। सर गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आप ए बी और सी कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, बस ए और बी को शून्य मत लीजिएगा। तो ए और बी को शून्य छोड़ के कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया -3, 2 को ले लिया मैंने 2, और एक्स है तो एक्स लगा दीजिए प्लस, वाई है तो वाई लगा दीजिए प्लस, सी को कुछ भी ले लीजिए, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो ये क्या बन गया? एक रैखिक समीकरण बन गया। तो मैंने जहां ए बी सी की जगह कुछ मान लिखा है ना, वहां पे कोई भी वास्तविक संख्या लगा दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि ए और बी के जगह पे कभी भी 0 मत लगाइएगा, 0 के अलावा कुछ भी लगा दीजिए, वो हमेशा ही एक रैखिक समीकरण बनेगा, दो चर वाला। ये होता है जनरल फॉर्म। क्लियर सभी बच्चों को? अब यहाँ पे मैंने -3 लिया, यहाँ पे -2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा ए और बी कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि ए और बी शून्य होगा तो ये पूरा शून्य के साथ किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वो पूरा ही शून्य हो जाएगा, और जब पूरा ही शून्य हो जाएगा तो फिर वो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? आसान था? चलो अब देखिए, यहां पे उदाहरण दिया गया है, ए की जगह पे 5 आ गया, बी की जगह पे 6 आ गया, सी की जगह पे 7 आ गया। तो ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक वैसे ही यहां पे भी देखिए, ए की जगह पे -2 आ गया, बी की जगह पे 8 आ गया, और सी की जगह पे 10 आ गया। तो ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। ये भी क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये जनरल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि अचर है, और एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे चर है, जो कि 2 है। ठीक है, और इनकी अधिकतम घात 1 है। अब एक क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, ऐसे लिखा गया है कि 8 बराबर 2x प्लस 3y, 8 बराबर 2x प्लस 3y। तो इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है। लिखिए तो क्या होगा, एक बार कोशिश कीजिए तो। यानी आपको दिया गया है 8 बराबर 2x प्लस 3y, और आपको इसको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। तो पहली बात कि हम 8 को इसको उलट देते हैं, यानी 2x प्लस 3y को इधर लेके आते हैं और 8 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 8। अब देखिए, इक्वल के साइन के इधर आएगा 8, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये आपका क्या बन गया? थोड़ा सा मैं और नीचे लिखता हूं, इसको मैंने पलट दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y, और ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और इधर में कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3, और c का मान कितना है? -8। c का मान कितना है? -8। तो ये बन गया ना ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है?
तो मैं एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करिएगा। क्लियर है? सी यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। सी यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो सी को मैंने -8 ले लिया। तो सी को जब -8 लूंगा तो यहाँ पे प्लस में गुना होगा माइनस से, तो क्या आएगा? -8 ही तो आएगा। तो यही यहाँ पे -8 है। बात समझाया? यानी सी कुछ भी हो सकता है, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है। सी आपका -8 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है। ठीक है? क्लियर है? चलो, तो एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले इसका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन। 8 बराबर 2x + 3y है। तो हम इसको इधर लेके आ गए, 2x + 3y बराबर 8 हो गया। अब 8 को इधर लेके आएंगे तो 2x + 3y - 8 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो गया? इसके फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0 के। यही आपका सवाल था। हम एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। छोटा सा सवाल। समीकरण 9 बराबर 5x + 3y को आपको बदलना है किसमें? ax + by + c = 0 के फॉर्म में। ठीक है, 0 के रूप में लिखना है। लिखिए तो सभी बच्चे, लिखिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका क्या है? 9 = 5x + 3y है। तो पहले तो हम इसको ऐसे कर देंगे, 5x + 3y = 9। अब ये 9 इधर आएगा तो 5x + 3y - 9 = क्या हो जाएगा? जी। ठीक है, आसान था। चलिए एक सवाल और कीजिएगा। जैसे ये सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? √5x = -3y + 7। इसको आपको इसी फॉर्म में लिखना है। लिखिए तो सभी बच्चे, लिख के बताना है ए बी सी का क्या क्या मान होगा। जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो ए बी सी का क्या मान आएगा, ये भी बताना है। लिखिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। √5x = -3y + 7, इसको ax + by + c = 0, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। जिनका हो जाएगा माइक ऑन करके बता सकते हैं आंसर। नाम लिखिए अपना और माइक ऑन करके बता सकते हैं। विकास बताइए क्या होगा आंसर? वर्गमूल 5x + 3y - 7। वर्गमूल 5x यस सर। क्या होगा इसके आगे? वर्गमूल 5x + 3y - 7 = 0। = 0। तो इसमें a क्या होगा? वर्गमूल 5x। वर्गमूल केवल 5 होगा। ठीक है, a का मान केवल वर्गमूल 5 होगा और b का मान केवल 3 होगा, +3 होगा, और c का मान केवल क्या होगा? -7 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अब हम इक्वल के साइन के इधर इसको लेके आएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। तो √5x - 3y है तो +3y हो जाएगा, और ये +7 है तो इधर में -7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसको कंपेयर करते हैं ax + by + c से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की जगह पे तो √5 है तो a का मान क्या हो गया? √5। b की जगह पे 3 है तो यहाँ पे b का मान क्या हो गया? 3 हो गया। और c की जगह पे -7 है तो यहाँ पे c का मान क्या होगा? -7 होगा, ना कि केवल 7। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? समझ में आया?
तो a का मान यहाँ पे √5, b का मान यहाँ पे 3 और c का मान जो है -7 होगा। आपके एग्जाम में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा बोर्ड में, तो उस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम सेम टू सेम आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपके हरियाणा बोर्ड के स्कूल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि समीकरण 4 बराबर, ठीक है, समीकरण 4 बराबर 5x - 3y को ax + by + c के रूप में लिखिए और c का मान बताइए। जैसे अभी आपने a b c का मान बताया था, इसमें केवल c का मान बताना है कि इन चारों में से c क्या आएगा। तो फॉर्म में लिखने के बाद ही तो आप इसका c का मान बता पाएंगे। तो आराम से फॉर्म में लिख लीजिए और फिर बताइए कि c का मान क्या आएगा। ये आपका चैप्टर 3 का पहला पोल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, क्योंकि आप सभी का गलत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उद्घाटन किसी भी चैप्टर का अच्छा होना चाहिए। शुरुआत, चलिए आराम से कीजिएगा। 4 बराबर 5x - 3y को x + by + c = 0 के फॉर्म में लिखिए और c का मान बताना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग होनहार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, सबसे अच्छे वाले बच्चे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए। वेरी गुड, जब सबकी शुरुआत अच्छी हुई है तो इस चैप्टर का अंत भी अच्छा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देख सकते हैं आप लोग के स्कूल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकदम ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं होगा, आप एकदम आराम से चीजों को समझते चलेंगे। तो ये आपका पहला कंसेप्ट था जो आपको सीखना था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म पे आधारित जो क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे करते हैं। तो ये जनरल फॉर्म का नियम है। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, एकदम आराम से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है 4 = 5x - 3y। तो हमें इसके जनरल फॉर्म में बदलने से पहले हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको, ठीक है, इधर लेके जाएंगे। क्लियर है, सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। तो हमने इसको इधर कर दिया, 5x - 3y बराबर में 4 कर दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो 5x - 3y, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो -4 = 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसके जनरल फॉर्म से, ax + by + c = 0। तो आपसे c का मान पूछा गया है,
तो सी के सामने बताइए क्या है, सी के सामने क्या है, -4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4। क्या बताना है, वैल्यू ऑफ सी, तो सी के सामने कौन सा आ गया, -4। तो सिर्फ 2-3 बच्चों के ही आंसर गलत हैं, बाकी सभी के जो हैं एकदम आंसर सही थे। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, -4। अगला क्वेश्चन करते हैं, एकदम सेम टू सेम प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ही, इसमें ए बी सी तीनों का मान बताना है, इसमें ए बी सी तीनों का ही मान बताना है, और सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है कि 2x बराबर 7y - 9 को इस जनरल फॉर्म में लिखना है, और ए बी सी तीनों का मान, देखिए ऑप्शन में सिर्फ 2 मान चेक करके तीसरा बिना मिलाए नहीं कर देना है, तीनों मान चेक करना है कि तीनों सही किसमें है, तीनों मान चेक करना है कि तीनों में कौन सही है, ठीक है। तीनों वैल्यू चेक कीजिएगा, ए बी सी तीनों का, तभी जाके पोल में आंसर कीजिएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, एकदम आराम से, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है सर। एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से करें। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी जल्दबाजी किस लिए? सर स्क्रीन गई। ओ मास्टर स्क्रीन गई है। नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। स्क्रीन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। और आधे रात जल्दी चलाई ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट। चलो अभी आप आंसर कीजिए। दिख गया होगा। माइक ऑन नहीं करना है, देखिए बार बार दीपक नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, माइक ऑन नहीं करना है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आराम से आंसर कीजिए। आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं जल्दबाजी की वजह से, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। दीपक नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2, 1। देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल था। हमें 2x बराबर 7y माइनस 9 को जो है क्या करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7y को इधर लेके आएंगे और फिर माइनस 9 को भी इधर लेके आएंगे। तो 2x 7y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 7y, माइनस 9 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 9, और इधर में क्या रह जाएगा, 0। बात समझ में आया, क्या रह जाएगा, 0। तो अब यहां से आप बताइए, जो जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया, तो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, 2, b का मान क्या हो गया, -7, और c का मान क्या हो गया, +9। तो b का मान -7, a का मान 2 और c का मान +9। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? आसान सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब कुछ बच्चों के मन में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने पहले 7y माइनस 9 लिख के 2x क्यों नहीं किया। आप वैसा भी कर सकते हैं कि 7y को पहले में, अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ये आपने बी वाला समझ लिया। अब सोचिए अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर मैं पहले इसको क्या कर दूं, पहले मैं लिख दूं 7y माइनस 9 बराबर 2x। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब आप बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका। अगर 2x है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और इधर में +7y है और -9 है और यहाँ पे 0। कुछ बच्चे ये किए होंगे, कुछ बच्चे ये किए होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब भी 2x और 7y अलग अलग रहेगा तो यानी कि अब हमें इसमें से एक ही नंबर को जो है इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए केवल चर एक तरफ था। बस में इसलिए हमने इसे पलट लिया, केवल सॉरी अक्षर केवल एक तरफ था। ठीक है, इसलिए हमने पलट लिया। ठीक है, समझ लग लीजिएगा। लेकिन जब x और y दोनों का अलग अलग होगा तो हम इसे डायरेक्टली ला सकते हैं, पलटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा होता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, आराम से हो गया। ठीक है, दीपक नाम से जो बच्चा है, देखिए आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलिए देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, कैसे इसका फॉर्म होता है। तो देखिए दो चर, एक हो गया x, एक हो गया y, इसमें रैखिक युग्म का व्यापक रूप क्या होता है।
तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे दोनों ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर कौन सा है, x और y, और दोनों का ही पावर कितना है, 1 1 है, तो दोनों ही रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि जो a1 है, जो b1 है, जो c1 है, या जो a2 है, जो b2 है, और जो c2 है, ये क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कौन से एक्सरसाइज है? माइक म्यूट करके रखेंगे, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या लिखिए, या फिर इनको आप अचर भी लिख सकते हैं। और ये अचर कुछ इस प्रकार के हैं कि a2 और b2 और a1 और b1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो है, चारों जो है, कभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि यहाँ पे a1 जो है और b1 जो है, अगर 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होगा, कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर a2 b2 को अगर हम 0 कर देंगे, a2 और b2 को 0 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बस में, तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा कि a2 b2 a1 b1 कभी भी 0 जो है नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या जो है हो सकता है। क्लियर है ना, क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं सर। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़े, देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल लिखा गया है 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। हम इसे दो चर क्यों कहते हैं, देखिए x y दो चर हैं, x और y कितने चर हैं, दो चर हैं। रैखिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, 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 इसलिए इसे रैखिक कह रहे हैं। क्योंकि अधिकतम घात जब 1 होता है तो वो रैखिक होता है। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तो इसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसीलिए ये दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स अब देखिए, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन कौन जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे कि पहला, आप चेक कीजिए और बताइए कि क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। पहला जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो यस, नहीं है तो एन। दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो यस, नहीं है तो एन है। क्यों है, क्योंकि देखिए P और Q क्या है, दो चर है, इसका अधिकतम घात 1 है, इसका भी अधिकतम घात 1 है, और इक्वल का साइन भी है, तो ये तो हो गया। ऐसे ही P और Q क्या है, दो चर है, इसका भी अधिकतम घात 1 है, इसका भी अधिकतम घात 1 है, और इक्वल का साइन भी है, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। चलिए, तो ये तो हो गया, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए कि क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यस और नो। क्यों नहीं है, कौन बताएगा, क्यों नहीं है, कौन बताएगा। नाम लिखिए अपना, नाम लिखना है। विकास बताइए। सर जी इसमें क्योंकि तीन चर हैं, दो चर नहीं है। वेरी गुड, तीन चर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x, y और z कितने चर हैं, तीन चर हैं। तो ये तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और ये नीचे वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ये युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि ये दोनों रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ पे एक जो है तीन चर वाला है और एक दूसरा जो है दो चर वाला, इसीलिए ये जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। बात समझ आया? यानी कि इसमें पहला जो है तीन चर वाला रैखिक समीकरण है, और इसी में का जो दूसरा नीचे वाला है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी ऊपर वाला क्या हो गया, तीन चर वाला, नीचे वाला हो गया दो चर वाला।
ठीक है। तो इसीलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म नहीं है। युग्म का मतलब जोड़ा नहीं है। जैसे कि ये दोनों है तो ये जोड़ा है, यानी दो चर वाला रैखिक युग्म का, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, जबकि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 3 चर वाला है और एक 2 चर वाला। चलिए तीसरा बताइए कि क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं? है या नहीं है? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? बताइए दीपक, क्यों नहीं है? बताइए दीपक, बताइए क्यों नहीं है? देखिए जब तक बताइएगा नहीं कि क्यों नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। आपने क्या सोच के बोला कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? और कोई बताना चाहता है कि क्यों नहीं है? दीपक के अलावा कोई और? दीपक के अलावा कोई और बताना चाहता है? दीपक के अलावा कोई और बताना चाहता है कि ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? बताइए सभी बच्चे बताइए। नहीं, ऐसे नहीं बताना है, माइक ऑन करके बताना है। जब तक माइक ऑन करके नहीं बताइएगा सीखिएगा ही नहीं। माइक ऑन करके बताना है, ऐसे नहीं बताना है। माइक ऑन करके कौन बच्चा बताएगा? माइक ऑन करके बताना है, माइक ऑन करके बताना है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्या दिक्कत है? ध्यान से देखिए, दो चर है m और n, दो चर है m और n, यहां पे भी दो चर है m और n, दो चर है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब दो चर है, मैक्सिमम पावर 1 है, इक्वल का साइन है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। क्लियर है? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये युग्म भी है। युग्म किस लिए है? क्योंकि दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? दीपक बर्नवाल नाम से जो बच्चा है, देखिए आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और अब मैं अगर आपको क्लास से बाहर करूंगा तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए तीसरा बताइएगा, ये बताइएगा। चौथा, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म है? यस और नो? यस और नो? कौन बताएगा क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्योंकि क्यों नहीं जिसकी है? मैक्सिमम पावर 2 है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 है और रैखिक समीकरण के लिए मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर है कि ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी है, ये दो ठो नहीं। देखिए हमने भी यही किया था कि ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, जबकि ये दोनों था। ठीक है, और यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। दीपक बर्नवाल नाम से जो बच्चा है हर प्रश्न में एन टाइप करता है, क्या दिक्कत है आपको बताइए? आज तक इस बच्चे ने वाई टाइप नहीं किया, हर प्रश्न में एन टाइप करता है। एन कब टाइप करना होता है आपको पता है? जब समझ में नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आया? हर चीज में एन टाइप करता है ये बच्चा, क्या दिक्कत है आपको बताइए? लेफ्ट हो गया सर। चलिए आप लोग ध्यान दिए, ये हमेशा एन टाइप करता है ये बच्चा। आप लोग कभी ध्यान देते हैं कि ये बच्चा हमेशा एन टाइप करता है?
कभी वाई टाइप नहीं करता है। हाँ, पता नहीं क्यों। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, एकदम ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे 4x प्लस 5y प्लस जेड बराबर 0 है, जैसे अभी आपने पहचानना सीखा था ना, ये है और ये है। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म है? यस और नो। अगर है तो y, अगर नहीं है तो a। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। ठीक है, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है? यस और नो। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। वेरी गुड आंसर। देखिए कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, एकदम कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। चार बच्चों को दिख ही नहीं रहा है कि इसमें कितने चर हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है कि नहीं है? 4x 5y z, 2x 3y 8। बताना है कि ये क्या दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है कि नहीं। लास्ट के 20 सेकेंड, तीन बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। यहां पे देखिए x, y और z है, यानी कि इसमें तीन चर हैं। कितने चर हैं? तीन चर हैं। इसमें जो है दो चर हैं। तो क्या ये दो चर वाले युग्म होंगे? एकदम नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले वाले में तीन चर है, दूसरे वाले में दो चर है। तो क्या ये दो चर वाले रैखिक युग्म होंगे? एकदम नहीं होंगे। फिर भी 7 बच्चों ने गलत उत्तर किया था। मतलब क्वेश्चन इतना आसान है, फिर भी 7 बच्चों ने गलत किया। तो सोचिए, अब इससे आसान सवाल थोड़े होता है, इससे आसान सवाल थोड़े होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है? 4x स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। यस और नो। देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण पूछा है, और रैखिक में हमें देखना रहता है घात। आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी 5 बच्चों ने गलत कर दिया। मतलब सवाल कितना भी आसान कर दो,
5 बच्चे 6 बच्चे हमेशा ही गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। जब पूछो कि आपको डाउट है तो बताते नहीं है, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए तो भी नहीं बताते हैं, ना ही पूछते हैं। आज जब समझ में आ जाता है तो पता नहीं क्यों गलत करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड देखिए, जितने बच्चों ने पिछला क्वेश्चन गलत किया ठीक उतने ही बच्चों ने इस प्रश्न को भी गलत कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, फिर भी आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत किया। यहां पे दिख रहा है घात 2 है, और जैसे ही घात 2 है मतलब कि ये रैखिक समीकरण ही नहीं है। जब ये रैखिक समीकरण ही नहीं है तो फिर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा, मतलब कि नहीं होगा। क्या दिक्कत था? रैखिक समीकरण की पहचान ही यही है कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 दिख रहा है, यानी कि ये रैखिक समीकरण ही नहीं है। और जब रैखिक समीकरण है ही नहीं तो फिर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म होगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।